हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स का एक प्रैक्टिस सेट। दोस्तों फिजिक्स जो है वो आपके नाविक जीडी एग्जाम में सेक्शन 2 में 25 मार्क्स की पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों इससे पहले भी जो है हमने आप लोगों को फिजिक्स के कम से कम 4 से 5 वीडियो प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम होती है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम इन, तो ध्वनि की चाल जो है वो इस्पात यानी कि स्टील जो होता है उसमें अधिकतम होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात में। देखिए अगला प्रश्न है कि किसी सरल लोलक की लंबाई यदि 4% बढ़ा दी जाए तो उसके आवर्तकाल में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक है। जब कोई सरल लोलक जो होता है उसकी लंबाई को अगर 4% बढ़ाया जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वो 2% बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए आवर्तकाल जो है 2% बढ़ेगा यानी कि विल इंक्रीज बाई 2%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला प्रश्न है कि पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, देखिए इन दोनों के अनुपात को जो है वो पुआसो अनुपात कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुआसो अनुपात। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। देखिए यानी कि जब दीपक होता है उसको जब हम जलाते हैं तो देखिए तेल जो है उसमें ऊपर की ओर जो है उठता है, वो किसके कारण होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है वो केशिका क्रिया के कारण होती है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो इस क्रिया के कारण जो है वो तेल की दीप की जो बत्ती है उसमें तेल जो है चढ़ता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। अगला प्रश्न है कि उत्प्लावकता के संबंधित वैज्ञानिक है। तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक जो है वो आर्किमिडीज थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। देखिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि तरंगें जो होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगें, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का प्रयोग करता है। बैट जो होता है जिसको हिंदी में चमगादड़ कहा जाता है, वो अपने अवरोधकों की पहचान जो है वो कौन सी तरंगों से करता है। तो चमगादड़ जो है वो अपने मार्ग में आने वाले अवरोधकों की पहचान पराश्रव्य तरंगों के द्वारा करता है, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रासोनिक वेव्स कहा जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पराश्रव्य तरंगे। अगला प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आता है। देखिए जब कोई चल वस्तु होती है उसकी गति अगर दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वो 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। देखिए द्रव्य क्या होता है, पदार्थ को जो है वो द्रव्य कहा जाता है। तो ऐसा कौन सा नियम है जो ये बताता है कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश। ये देखिए ये काफ़ी बार हम लोगों ने पढ़ भी रखा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और काफ़ी बार आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और आगे भी आने की संभावना रहती है। देखिए वो नियम जिसमें यह बताया गया है कि द्रव्य का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसको विनाश किया जा सकता है, तो वो नियम जो था वो ऊर्जा संरक्षण का नियम था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग जो है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि लोलक की कलावधि, ठीक है,
यानी कि लोलक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो लोलक का जो कालावधि होती है वो उसकी लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो देखिए अक्सर क्या होता है कि जब हम हवाई जहाज में यात्रा करते हैं तो हमारा फाउंटेन पेन जो होता है या फिर स्याही वाला जो पेन होता है उसमें हम देखते हैं कि स्याही जो है वो निकलने लगती है। ऐसा किसके कारण होता है? तो ये जो होता है वो वायुदाब की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायुदाब की कमी के कारण, ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में जाती है। ठीक है, तो देखिए लोहे की कील जो होती है वो पानी से, देखिए लोहे का घनत्व जो है वो पानी से अधिक होता है। ठीक है ना, लेकिन पारे से कम होता है। तो इस कारण जो है वो कील जो है वो पारे में तैर जाती है लेकिन पानी में जो है वो डूब जाती है। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहे का घनत्व पानी से अधिक लेकिन पारे से कम होता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए अगर वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उसमें क्या जो हमारा घनत्व होता है ये अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेंसिटी या फिर घनत्व। अगला प्रश्न है कि समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो देखिए प्लवन करते समय जो आइसबर्ग का है 1/10 भाग जो होता है वो समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1/10 भाग। देखिए अगला प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो देखिए ये जो उदाहरण आपको दिया गया है ये आपके न्यूटन के पहले नियम के ऊपर आधारित है। ठीक है, और न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? पहले नियम के अनुसार देखिए यदि कोई वस्तु विरामावस्था में होती है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, व यदि वस्तु कोई गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो ये जो है वो न्यूटन का गति का प्रथम नियम था। ठीक है, और इसको जो है वो जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। काफ़ी बार ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो आपके उदाहरण दिया गया है बस के अचानक चलने पर बस में बैठे यात्री जो है वो पीछे की ओर गिर जाते हैं, तो ये जो है न्यूटन के पहले नियम के ऊपर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर अगर भार 29.4 न्यूटन हो तो उसका द्रव्यमान जो है वो 3 किलोग्राम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 किलोग्राम। देखिए अगला प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है वो टॉर्क होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टॉर्क। अगला प्रश्न है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है कि समान गुण वाले तत्वों की आवर्ती पुनरावृत्ति को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो समान गुण वाले जो तत्व होते हैं उनकी आवर्ती पुनरावृत्ति को जो है वो आवर्तिता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आवर्तिता। ठीक है, आई होप आपको सारे प्रश्न समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा अगर आप लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी और डीबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट defensepointprep.com के माध्यम से फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।